नमस्कार, जय हिंद मित्रों। कक्षा 8 की सामाजिक की पुस्तक चल रही है। कानून एवं भारतीय जो न्यायपालिका अध्याय है उसका ये दूसरा और आखिरी पार्ट होगा। अगर किसी अध्याय के अंदर कुछ ही फैक्ट होते हैं तो उनको हम टाइप करके एक जगह एकत्रित करके फिर आपको उपलब्ध करवाते हैं। और लगता है कि किसी चैप्टर के अंदर, किसी पन्ने के अंदर बहुत सारे फैक्ट हैं या यूँ कहें कि सारे ही महत्वपूर्ण चीज़ें, तो फिर आपको इस रूप में उपलब्ध करवाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। प्रारंभ करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय हमारी न्यायपालिका का सबसे बड़ा न्यायालय है। ठीक है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और फिर नीचे निचली अदालतें। ये न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अपने यहाँ पे, हमारे संविधान का रक्षक है। उसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। यह देश के समस्त न्यायालयों से ऊपर है, इसलिए यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय भी कहलाता है। ये सभी बातें काम की, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, नियुक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न आए तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, एडवाइस से राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है जो की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में निम्नांकित योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताओं से जुड़ा भी प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। पहली बात, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, वह उच्च न्यायालय में, ध्यान रखना, उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश का कार्य कर चुका हो, जज रह चुका हो, अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो। ठीक, अथवा राष्ट्रपति की राय में वह प्रसिद्ध कानून विज्ञ हो, कानून का विशेष तौर से जानकार हो। ये योग्यताएं जरूरी है। आगे बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। स्वयं के त्यागपत्र से या महाभियोग द्वारा इन्हें समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। तो इनके जो वेतन होता है वो संचित निधि से प्राप्त होता है इनको। अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की, जो इस प्रकार में है। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की। नागरिकों के मूल अधिकार संबंधी कोई विवाद होता है तो यहाँ पर होता है, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है इनका। केंद्र एवं राज्य सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य जो कोई अगर विवाद हो जाता तो उसकी सुनवाई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। दो स्टेट के बीच में कोई पंगा हो गया तो वो सारे की सारी चीज़ इसमें आएगी। अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध, उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ऐसे 3 प्रकार के मामले हो सकते हैं। अब देखिए, उच्च न्यायालय में कुछ ऐसे मामले हो गए जहाँ पर वहाँ उसका निपटारा नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और कौन कौन से मामले हो सकते हैं? पहला, संवैधानिक मामले, जिसमें ऐसे विवाद जिसमें संविधान की व्याख्या संबंधी कोई प्रश्न विचारणीय हो। दूसरा, दीवानी मामले, जमीन जायदाद, चीज़ों की खरीदारी, विवाह, तलाक, किराया, संविदा आदि से संबंधित कोई मामले होते हैं, ये दीवानी मामले कहलाते हैं और इन पर भी अपील है जो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तीसरे प्रकार के फौजदारी मामले, ऐसे विवाद जो चोरी, अपराध, हत्या, डकैती, मारपीट आदि से जुड़े हो। आगे देखिए, संविधान एवं मौलिक अधिकारों का रक्षक है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं। कि वापस देखिए आप, इसमें ये गड़बड़ लग रही है हमें, वापस देखिए इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या संशोधन किया जा सकता है। नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय उनकी रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय भी है, ध्यान में रखना, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय भी है।
इसके सभी निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। अभिलेख न्यायालय यानी कि सभी जो निर्णय होते हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं। इन निर्णयों का प्रयोग आने वाले मुकदमों में कानून की तरह किया जाता है कि उस केस में ये निर्णय दिया था, तो उसका हवाला देते हुए आगे के निर्णय भी में मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की, जो कि हर राज्य में होता है। कहीं 2 राज्यों का मिलाकर भी एक उच्च न्यायालय भी होता है। तो राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय जो होता है वो उच्च न्यायालय होता है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है और इसकी एक पीठ बेंच है जो जयपुर में भी स्थित है। अब देखिए, इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं हैं जो होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, किसी राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों या उससे अधिक समय तक वकालत की हो, वो न्यायाधीश है जो बन सकता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय का पहले हमने देखा था सर्वोच्च न्यायालय का। अब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की हम बात करें, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ऐसे मामले जो सीधे ही उच्च न्यायालय में प्रारंभ किए जाते हैं, किसी और न्यायालय में नहीं, सीधे ही उच्च न्यायालय में, जैसे मौलिक अधिकार संबंधी याचिकाएं मामले। अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय में राज्य के अधीनस्थ जिला एवं सत्र न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। निचले न्यायालय में कुछ ऐसी मुकदमा चल रहा है तो उसके खिलाफ है जो उससे संबंधित अपील है जो इसमें उच्च न्यायालय में की जा सकती है। और तीसरा है पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय को राज्य के समस्त न्यायालयों का निरीक्षण करने, सूचना प्राप्त करने, उनकी कार्य प्रणाली एवं कार्यवाहियों के संचालन संबंधी सामान्य नियम बनाने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों की कानूनी व्याख्या करने के लिए उन्हें अपने पास मंगवाने का भी अधिकार है उच्च न्यायालय के पास में। आगे हम बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आज़ादी की। तो हमारे संविधान ने न्यायपालिका को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर रखी है। न्याय करने का कार्य बिना किसी दबाव एवं हस्तक्षेप से भी तभी हो सकता है जब न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करे, निष्पक्ष रूप से, आज़ाद हो, स्वच्छंद हो। हमारे संविधान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से क्या किया है? अलग रखा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनके कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों की सेवा शर्तें आदि में व्यवस्थापिका का कोई क्या होता है? इंटरफेयर नहीं होता है। न्यायपालिका को वित्तीय रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। न्यायाधीशों के कार्य, आचरण और निर्णयों को व्यक्तिगत आलोचना से मुक्त रखा गया है। इन सभी प्रावधानों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने का पूर्ण प्रयास किया गया है। देखिए, आगे हम बात करते हैं लोक अदालतों की। तो प्राचीन समय में जिस तरह से गांव के लोग अपने विवादों का निपटारा आपसी समझाइश और राजीनामा से कर लेते थे, उसी तरह का कार्य वर्तमान में कौन करती है? लोक अदालत करती है। इससे लोगों में आपसी सद्भाव बनाए रखने में मदद मिलती है। यह आपसी समझौते के द्वारा विवादों को निपटारा कर लोगों के धन और समय का अपव्यय रोकती है। कोर्ट वगैरह में जाएंगे तो पैसे लगेंगे, ये अगर प्रयास किया जाता है लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का धन है और समय जो बच जाए। लोक अदालत के फैसले सभी पक्षों को अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं। ऐसे फैसले के विरुद्ध कोई भी पक्ष किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकता है। हमारे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थायी रूप से लोक अदालतें काम करती है। यह नियमित अदालतों से अलग है। एक अलग प्रकार के न्यायालय और है त्वरित न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो न्यायालयों में मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या के कारण कई वर्षों तक मुकदमों का निर्णय नहीं हो पाता है, लटके रहते हैं कई सालों तक। न्याय में देरी का अर्थ मतलब न्याय नहीं मिलना। गंभीर किस्म के कुछ विशेष प्रकरणों में लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गई है। इन न्यायालयों में मुकदमों की दिन प्रतिदिन सुनवाई कर त्वरित निर्णय दिए जाते हैं।
एक जनहित याचिका भी होती है। देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वे न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। कई बार लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, जिससे सरकार या लोगों द्वारा उनके अधिकारों का हनन है जो किया जाता रहता है, और वे जानकारी के अभाव में उनके उल्लंघन के विरुद्ध अदालत में भी नहीं जाते। ऐसे लोग जो किसी प्रतिकूल परिस्थिति जैसे अशिक्षा, अज्ञानता या गरीबी के कारण न्याय प्राप्ति के लिए स्वयं न्यायालय में नहीं जा सकते, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय में जो मुकदमा दायर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जनहित याचिका। मान लीजिए मुझे किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, मेरे साथ अपराध वगैरह हो रहा है, तो मेरे जो परिचित है, पड़ोसी वगैरह है, तो वो मेरे लिए, मेरे अधिकारों की रक्षा के लिए जो या कोई संस्था है उसके अधिकारों का न्यायालय में मुकदमा दायर करता है, उसे कहते हैं जनहित याचिका। यहाँ पर देखिए, जनहित याचिका उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। किसी भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर न्यायालय स्वयं भी प्रसंज्ञान ले सकता है। जनहित याचिका के माध्यम से वंचित व्यक्तियों और समूह को न्याय सुलभ हुआ है। ऐसी एक जनहित याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 28 मार्च, ये एक एग्जाम्पल दिया, 28 मार्च 2001 को सभी राज्य सरकारों को राजकीय और राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को 6 माह के भीतर पके हुए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के लिए आदेश प्रदान किए थे। यहाँ तक ही मेन बात थी। विधिक सहायता सेवा, तो समाज के जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, सरकार की ओर से विधिक सहायता सेवा का प्रावधान किया गया। इस सेवा के अंतर्गत मुकदमे की पैरवी करने हेतु सरकार द्वारा वकील की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय 1,25,000 रुपये तक हो, वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो, तो उन्हें ये सेवा प्रदान है जो की जाती है। महिला, बालक, निराश्रित, बंदी एवं आपदाग्रस्त व्यक्तियों को भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। विधिक साक्षरता, तो कानूनों की जानकारी के अभाव में किसी कानून का उल्लंघन हो जाने की स्थिति उस उल्लंघन के अपराध के दंड से विमुक्ति का आधार नहीं हो सकता है, अतः में कानूनों से परिचित होना आवश्यक है। और विधिक साक्षरता के तहत नागरिकों को अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने व अन्य आवश्यक कानूनों की सामान्य जानकारी दी जाती है। यही क्या है? विधिक साक्षरता, मतलब कानूनी रूप से कानून की शिक्षा देना, वही विधिक साक्षरता हो गई। आगे बात करते हैं राजस्थान में ग्राम न्यायालय की। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान में भी ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया, ये ध्यान रखना। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया। और इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो इस अध्याय के अंदर हमने कानूनों की जानकारी, न्याय के महत्व को समझा, साथ ही हमारे देश की जो न्यायपालिका स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर निचली अदालतें वगैरह, उनको देखा। शब्दावली देख लेते हैं। मुकदमा यानी न्यायालय के विचाराधीन विवाद का कोई मामला। अपील यानी निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध पुनः विचार के लिए किसी पक्ष का ऊपरी अदालत में जाना। याचिका यानी अपने अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रार्थना करना। वकील कानून के सिद्धांतों और कानूनों के आधार पर अदालत में किसी मुकदमे में पैरवी करने वाला कानून का विद्वान। तो जय हिंद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे।